हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग क्या है। अब उपसर्ग को कैसे पढ़ेंगे? चित्रों को माध्यम बनाएंगे और उसके अनुसार वाक्य पढ़ेंगे। सबसे पहले चित्र में कहा गया है वीर योद्धा निडर होते हैं, और दूसरे चित्र में बाग में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं, और तीसरे चित्र में आजीवन सेवा करो। तो बच्चों, ये जो पर वाक्य हैं उनमें नि, प्र तथा आ को मूल शब्दों से पूर्व यानी कि पहले जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे डर शब्द से पहले नि शब्दांश जोड़कर निडर बन गया, कार शब्द से पहले प्र शब्दांश जोड़कर प्रकार बन गया, जीवन शब्द से पहले आ शब्दांश जोड़कर आजीवन शब्द बन गया। अर्थात मूल शब्दों से पूर्व शब्दांश जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं, अतः तीनों शब्दांश उपसर्ग हैं। इस प्रकार जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आइए अब उपसर्ग की विशेषताएं भी जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। उपसर्ग सदैव मूल शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं, यानी कि पहले जोड़े जाते हैं। दूसरा है उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है, यानी कि जब वो जुड़ता है शब्दांश मूल शब्द के साथ तो अर्थ एकदम बदल जाता है और उसमें कुछ विशेषता आ जाती है, कुछ खास बात आ जाती है। तीसरा है उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अर्थात उपसर्ग अपने आप में कोई शब्द नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता तथा इन्हें वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इनका कोई वाक्य में प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तब जाके इनका प्रयोग आता है सामने। तो ये खास बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें कुछ विशेष बात भी है जो जाननी बेहद जरूरी है। जैसे कि कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जिन्हें वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कुछ हैं उपसर्ग जिन्हें वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे कम, बद आदि, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ कम जमा जोर, कमजोर, और स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग हुआ चाय में चीनी कम है, यानी उपसर्ग भी कम में आ गया और वाक्य में भी कम आ गया शब्द। बद जनमा नाम, बदनाम, यहाँ बद उपसर्ग है, अब वाक्य में कैसे आए? बद से बुरा बदनाम होता है, यानी कि वाक्य में ये स्वतंत्र रूप से भी आ गया, वहां भी ठीक लग रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं उपसर्ग के भेद की ओर। तो बच्चों, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग है जैसे अप, इसका अर्थ है हीन, बुरा। शब्द है अपकार, अपकृति, अपव्यय। अधि, अधि का अर्थ है अधिक और ऊपर। शब्द है अधिपति, अधिकार और असंख्य। अति, अति का अर्थ है सीमा से पार और बहुत अधिक। शब्द है अधिकाल, अतिशोक्ति, अतिरिक्त। आ का अर्थ है तक समेत। शब्द है आदान, आचरण, आगमन। दुर का अर्थ है बुरा, कठिन। शब्द बनेंगे दुरात्मा, दुर्लभ, दुराचरण। नी का अर्थ है निषेध और नीचा, और शब्द बनेंगे निवारण, नियम और निवास। प्र का अर्थ होता है आगे और अधिक। शब्द हैं प्रबल, प्रगति, प्रलय। सु का अर्थ होता है सरल और अच्छा। शब्द बनेंगे सुपुत्र, सुगम और सुबोध। और दूसरे तरह के उपसर्ग होते हैं हिंदी के उपसर्ग। चलिए कुछ हिंदी के उपसर्ग भी जान लेते हैं हम। जैसे अ हिंदी का उपसर्ग है, इसका अर्थ है अभाव। शब्द है अमर, अज्ञान, अहिंसा। अध का अर्थ है आधा। शब्द बनेंगे अधकिला, अधपक्का, अधमरा। कु का अर्थ है बुरा। शब्द है कुपुत्र, कुसंग, कुमार्ग। उनका अर्थ है एक कम। शब्द है 29, 59, 39। नी का अर्थ होता है रहित, और शब्द है निडर, निहत्था, निरोग। पर का अर्थ होता है पराया और दूसरा। शब्द है परदेश, परलोक और परोपकार। भर का अर्थ होता है पूरा। शब्द है भरसक, भरपेट और भरमार। स का अर्थ होता है अच्छा। शब्द हैं सपूत, सरस और सगुण। तीसरे तरह के उपसर्ग होते हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। इसमें पहले आते हैं उर्दू के उपसर्ग। जैसे कम,
एक उर्दू का उपसर्ग है, इसका अर्थ है थोड़ा। शब्द है कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। खुश का अर्थ है अच्छा और प्रसन्न। शब्द है खुशहाल, खुशखबरी, खुश मिजाज। हम का अर्थ है साथ और समान। शब्द बनेंगे हम उम्र, हम दर्द और हम सफर। गैर का अर्थ है निषेध। शब्द है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। बे का अर्थ है के बिना। शब्द बनेंगे बेईमान, बेवफा, बेगुनाह। बद का अर्थ है बुरा। शब्द है बदनाम, बदबू और बदसूरत। इसी तरह आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे पहला उपसर्ग है सब, अर्थ है इसका अधीन और नीचे। शब्द बनेंगे सब जज, सब कमेटी और सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, इसका अर्थ है सहायक, यानी डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर और डिप्टी कलेक्टर। वाइस का अर्थ है उप, यानी कि वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। हेड का अर्थ है प्रधान, यानी हेडमास्टर, हेड क्लर्क और हेड ऑफिस। चौथे तरह के उपसर्ग आते हैं संस्कृत के अवयव। तो बच्चों ये भी हैं संस्कृत के अवयव, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे अंतः, इसका अर्थ होता है भीतरी। जैसे अंतःकरण, अंतःपुर, अंतस्थ। सह का अर्थ होता है साथ। शब्द है सहपाठी, सहयोग और सहचर। स्व का अर्थ होता है अपना। शब्द बनेंगे स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य। सत का अर्थ है सच्चा और अच्छा। शब्द है सत्कर्म, सत्पुरुष और सत्संग। अधः का अर्थ है नीचे, यानी कि अधोमुखी, अधोभूमि, अधोगति। पुनर् का अर्थ है पुनः फिर। शब्द बनेंगे पुनरुक्ति, पुनरुत्थान, पुनर्जन्म। सम का अर्थ है समान, जैसे समकालीन, समकोण, समदर्शी। चिर का अर्थ है बहुत देर, अर्थात चिरकाल, चिरंजीवी और चिराग शब्द हैं। तो ये तो पढ़े हमने उपसर्ग, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय की ओर। तो बच्चों प्रत्ययों को समझने के लिए भी चित्रों को माध्यम बना के वाक्यों से समझेंगे इन्हें। पहले चित्र में जो वाक्य है उसमें कहा गया है मानवता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दूसरे चित्र में पेड़ पर झूला पड़ा है। और तीसरे चित्र में जादूगर ने अच्छा खेल दिखाया। तो बच्चों जो हमने वाक्य अभी पढ़े हैं उनमें जो शब्दांश आए हैं जैसे ता, आ और गर को मूल शब्दों के बाद जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे मानव शब्द के साथ ता शब्दांश जोड़कर मानवता बना। झूल शब्द के बाद आ शब्दांश जोड़कर झूला बना। जादू शब्द के बाद गर शब्दांश जोड़ा और जादूगर बन गया। तो ये जो शब्दांश थे वो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। अतः तीनों शब्दांश प्रत्यय हैं। इस प्रकार जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए अब प्रत्यय की विशेषताएं भी जान लें। पहली विशेषता है प्रत्यय की, प्रत्यय सदैव मूल शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। याद रखिएगा, उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। दूसरा इसकी विशेषता है कि उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी मूल शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, अर्थात ये जुड़ते ही मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा है प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे उपसर्ग का नहीं होता वैसे प्रत्यय का भी नहीं होता। ये वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं किए जा सकते। अब इसमें कुछ खास विशेष बात है वो जान लेते हैं पहले। जैसे कि कुछ ऐसे प्रत्यय भी हैं जिन्हें वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कार और हार आदि। जैसे चित्र जमा कार, चित्रकार, इसमें कार प्रत्यय है। पालन जमा हार, पालनहार, इसमें हार प्रत्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन स्वतंत्र रूप से कैसे प्रयोग होते हैं ये? जैसे मोहन कार द्वारा मेरे घर आया, कार यहाँ स्वतंत्र रूप से आ गया। नेताजी को फूलों का हार पहनाया गया, यहाँ हार प्रत्यय के रूप में नहीं आया, स्वतंत्र रूप से आया है। आइए अब जानेंगे हम प्रत्यय के भेद। तो बच्चों प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो एक एक करके हम इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहले पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय, अर्थात जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई है प्रत्यय, ये पढ़ और लिख धातु के साथ जुड़े तो क्या बना? पढ़ाई और लिखाई। आहट चिल्ला और घबरा के साथ जुड़ा तो बना चिल्लाहट, घबराहट। आवट प्रत्यय लिख और सच से मिला तो बना लिखावट और सजावट। आ प्रत्यय झूल और पूछ से मिला तो झूला और पूजा बना। या प्रत्यय घट और बड़ से मिला
तो घटिया और बढ़िया बन गया। आलू प्रत्यय कृपा और दया मूल शब्द से जुड़ा तो कृपालु और दयालु बन गया। दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय, अर्थात जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ प्रत्यय भूख और प्यास से मिला तो बना भूखा और प्यासा। ऐसे ही वाला फल और दूध से मिला तो फल वाला और दूध वाला बना। हार प्रत्यय पालन और सृजन से मिला तो पालनहार सृजनहार बना। ता प्रत्यय मानव और दास से मिला तो मानवता और दासता बना। ई प्रत्यय लड़का और बेटा से जुड़ा तो लड़की और बेटी बना। गर प्रत्यय जादू और सौदा शब्द से जुड़ा तो जादूगर और सौदागर बन गया। तो ये तो थे प्रत्यय। अब हम जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है। कई जगह उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ आते हैं, जैसे कि अभि जमा मान जमा ई अभिमानी, यहाँ अभि उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। अ जमा सामान्य जमा ता असामान्यता, यहाँ अ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है और सामान्य मूल शब्द है। अप जमा मान जमा इत अपमानित, यहाँ अप उपसर्ग है, मान शब्द है और इत प्रत्यय है। देखा, इन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय साथ में आ गए। तो आइए बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। अर्थात जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व यानी कि पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव। और जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूप में जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको उपसर्ग और प्रत्यय भली भांति समझ में आया होगा। अब आप भी कुछ भी उपसर्ग और प्रत्यय लेकर उनसे शब्दों का निर्माण करने का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।